Hello students, today we will discuss about the topic of ecosystem, concept, structure and its functions. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है and what is the introduction of an ecosystem. जो इकोसिस्टम है वो क्या है बेसिकली जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर रॉ क्लैपमैन। ठीक है, तो ये एक बॉटनिस्ट थे जो ब्रिटिश के थे। इन्होंने डिवाइस किया कि डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। सबसे पहले जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट था वो इन्हीं ने दिया और ये थे एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट जिनका नाम था आर्थर रॉ क्लैपमैन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास A.G. ट्रांसले आए। तो ये हमारे पास जो ऑथर थे या जो भी आप कह लीजिए एक बॉटनिस्ट थे, तो A.G. ट्रांसले ने कहा कि जो इकोसिस्टम है ये क्या है, एक कंपोजिशन है या इंटीग्रेशन है ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ दिस एनवायरनमेंट। यानी कि इस एनवायरनमेंट में रहने वाले जितने भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं या एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उन सबको मिला के जो भी उनका रिलेशन है, उनकी जो रिलेशनशिप है हमारे एनवायरनमेंट में उन फैक्टर्स की, वो सब मिलाकर कहलाता है आपका इकोसिस्टम। राइट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू A.G. ट्रांसले, ecosystem is the integration of all the living and non-living factors of the environment। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग सारे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर से मिलकर जो भी हमारा सिस्टम बना है दैट इज कॉल्ड एन इको सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे ग्रास लैंड्स हैं, पॉन्ड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, स्ट्रीम्स हैं या एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारा इकोसिस्टम। राइट। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम की अगर बात करें तो उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स की और सेकंड है कुछ हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमने लास्ट टॉपिक्स में भी बात किया है। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं दीज आर द नॉन लिविंग एंड जो बायोटिक हैं दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स के आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एनर्जी हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया। राइट। और बायोटिक कंपोनेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जितने भी क्रिएचर्स हैं, जो भी लिविंग बॉडीज हैं ऑन दिस अर्थ, दीज आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले अबायोटिक कंपोनेंट्स की। ठीक, तो जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे इनके कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं और कुछ क्लाइमेट रेजिमेंट दे रखे हैं, तो उसके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है या आप कह लीजिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। ठीक, तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे सोलर रेडिएशन, सेकेंड इज एटमॉस्फेयर और थर्ड इज सॉइल्स। तो ये हम सारे अभी पॉइंट्स किसकी बात कर रहे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स में, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में और उसके भी फिजिकल फैक्टर्स की। ठीक है, तो जो सोलर रेडिएशन है, तो सोलर रेडिएशन यानी कि रिलेटेड टू सन, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सनलाइट की। तो सनलाइट जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा साइंस में कि जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है, तो वो सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को यूज करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सन। तो ये जो भी प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सोलर एनर्जी है it is also used in the ecosystem to generate heat and atmosphere। ठीक, तो ये हीट प्रोड्यूस करने के लिए या कुछ जीव जंतु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर यानी कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इस एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो वो सब मिला के आपका बनता है एटमॉस्फेयर का। और जो एटमॉस्फेयर है वो काम करता है एज ए ब्लैंकेट ऑफ दी गैसेस, जो कि हमें बाहरी आउटर स्पेस से बचाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पे सॉइल। तो जो सॉइल है, सॉइल इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और जो कॉम्प्लेक्स जो सॉइल है इट्स ए कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड द अदर सेडिमेंट। तो सॉइल जो है वो मिक्सचर है हमारी वेरियस मटेरियल्स और मैटर्स का। ठीक है, तो सॉइल इज ऑल्सो कम्स अंडर द बायोटिक कंपोनेंट्स।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल फैक्टर्स की। तो केमिकल फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जैसे आपके लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन एटसेट्रा, दीज ऑल कम्स अंडर द केमिकल फैक्टर्स, राइट। तो अब हम बात करेंगे कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में यहाँ पे एक चार्ट है जो आपको बताएगा रिलेशनशिप विद इन एन इकोसिस्टम। तो जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें किस किस के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सन से। अगर हम सन से स्टार्ट करें तो सन क्या करता है, हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है या फिर रेडिएशन प्रोवाइड करेगा, या आप कह सकते हैं इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये नेचर का दिया हुआ हमें बहुत अच्छा तोहफा है जो उससे हमारे बहुत सारे जीव जंतुओं को उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स हमारे डायरेक्टली डिपेंड है किस पे, सन पे, फॉर द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस की। तो सन जो है, सन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स सन से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, ठीक है। और प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर्स। तो जो हर्बीवोर्स हैं यानी कि जो हमारे शाकाहारी जीव जंतु हैं वो कहलाते हैं आपके हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स जो है वो अपने आहार के लिए, अपनी जीवन शैली के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। प्लांट्स किस पे डिपेंड है, सन पे, ठीक। उसके बाद जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स आपके फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक। जैसे जो आपके हर्बीवोर्स हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं, जीव हैं, तो वो क्या होगा, उनको या तो आपके जितने भी ओमनीवोर्स हैं जो आपके मांसाहारी जीव जंतु हैं वो खा लेंगे, या फिर वो खुद भी डिकम्पोज हो जाएंगे। अब जब वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो वो फिर से क्या होगा, उसका फिर से वो सॉइल में मिल जाएंगे, यानी कि मिट्टी में मिल जाते हैं, उनकी खाद बन जाती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ वाटर में, ठीक है। तो ये हमारी एक पूरी साइकिल है विच इज रिलेटेड टू द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन समझाया गया है इन बिटवीन दी इकोसिस्टम, ठीक। तो उस पर सबसे पहले आया सन, सन से एनर्जी ली प्लांट से, फिर प्लांट्स को किसने यूज किया, हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को ओमनीवोर्स ने या डेट्रीवोर्स ने, और वो फिर फर्दर डिकम्पोज हो गए इन दी सॉइल में, ठीक है। तो ये हमारी पूरी साइकिल है। और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को भी क्लीन करते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रिलेशनशिप चार्ट। Now in the next slide we will discuss about the producers। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्रोड्यूसर्स यानी कि कुछ प्रोड्यूस करने वाले, ठीक। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं which can produce organic compounds are known as the autotrophs और producers। तो इनको ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है और प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है, यानी कि ये किसी पर भी डिपेंड नहीं होते अपनी खुद की लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी मतलब जीने के लिए, खाना पूर्ति के लिए इन्हें किसी पर भी डिपेंड नहीं होना होता है, ठीक। अब ये हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स और सेकंड है हमारा केमो ऑटोट्रॉप्स, राइट। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद से तैयार कर सकते हैं, ठीक है, विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्योंकि ये अपना खाना तैयार करते हैं इसलिए इनको नाम दिया गया है फोटो ऑटोट्रॉप्स, राइट। अब सेकंड है यहाँ पे केमो ऑटोट्रॉप्स। तो केमो ऑटोट्रॉप्स यानी कि दीज आर दी बैक्टीरिया एंड दीज आर इवन कैपेबल ऑफ मेक देयर ओन फूड। तो ये भी अपना खाना खुद बनाने में सक्षम होते हैं, लेकिन इनमें कुछ केमिकल सिंथेसिस होती हैं, या ये जो बैक्टीरिया हैं कुछ ऐसे अदर रिएक्शंस पर या कुछ ऐसी चीज़ों पर डिपेंड होते हैं कि मतलब इन्हें कुछ भी डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोड्यूसर्स में दो पॉइंट्स पढ़े, फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट दी कंज्यूमर्स, और उनको हेट्रोट्रॉफ्स भी बोला गया है, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स, लेकिन इस स्लाइड में हम देखेंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी कि उनको कंज्यूम करने वाले, ठीक। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है हमारे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंड इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स और थर्ड है हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर्स।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स की। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर दी हर्बीवोर्स who get their energy by consuming the producers directly। तो ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ही ये डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि जो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं फ्रॉम दी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके डियर हो गया या काउ इट्सेट्रा, इस टाइप के जो एनिमल्स हैं, क्योंकि ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये उन पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको बोला गया है प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स अपनी फूडिंग के लिए ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक। तो जैसे इसके एग्जांपल्स हैं आपके कार्निवोर्स, कार्निवोर्स यानी कि जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे आपके लेपर्ड हो गया, लाइन हो गया। तो इस टाइप के जितनी भी आपके मांसाहारी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो कहलाते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं यानी कि ये ऐसे कंज्यूमर्स हैं विच सर्वाइव बाय द कंजप्शन ऑफ मीट ईटर्स और कार्निवोर्स इन नेचर, यानी कि ये दोनों पर ही डिपेंड होंगे, प्राइमरी पर भी और सेकेंडरी पर भी, तो इसलिए इनको बोला गया है टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये तो था हमारा ऑन दी बेसिस ऑफ दी कंज्यूमर या फिर हेट्रोटॉप्स, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन दी बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, यानी कि ईटिंग हैबिट्स पर हमने यहाँ पे इनको क्लासिफाई किया है कंज्यूमर्स को। तो फर्स्ट है हमारे हर्बीवोर्स, सेकंड इज कार्निवोर्स एंड थर्ड इज ओमनीवोर्स। तो जो हर्बीवोर्स है यानी कि प्योर वेजिटेरियन, जो आपके बिल्कुल शाकाहारी हैं, राइट। कार्निवोर्स यानी कि जो आपके बिल्कुल मांसाहारी हैं जीव जंतु, और ओमनीवोर्स ऐसे हैं जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, राइट। तो हर्बीवोर्स आप समझ गए, फॉर एग्जांपल जैसे रैबिट्स हो गए, आपकी काव हो गई, शीप हो गया, डियर हो गया, माइस हो गया, गोट्स हो गई, ये सारे आपके हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, ठीक है। हमने इनको ईटिंग हैबिट्स पर हम यहाँ पर सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कार्निवोर्स, जैसे मांसाहारी, जैसे आपके फॉक्सेस हो गए, स्नेक हो गए, स्पाइडर्स हो गए, ये सारे आपके कहलाते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। एंड थर्ड इज ओमनीवोर्स, जो कि दोनों पर ही डिपेंड है, जैसे आपके टर्टल्स हैं या बियर है, तो ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी प्रोड्यूसर्स की, सेकंड हमने बात करी कंज्यूमर्स की, अब थर्ड हम बात करेंगे डिकम्पोजर्स की, जो उसको सबको डिकम्पोज कर रहे हैं, जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजर्स हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन और केमिकली डिकम्पोज डिक्रीज्ड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिकम्पोजर्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनका कि ब्रेक डाउन हो रहा है, या तो केमिकली डिकम्पोज हो रहे हैं, या फिर वो किसी और अदर मेथड से डिकेइंग हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से जो नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे नष्ट करने वाली जो ऑर्गेनिज्म है उनको बोला गया है डिकम्पोजर्स, राइट। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये हेट्रोटॉफिक होते हैं, एंड विच मीन्स दैट they make use of the organic substances to gain their energy, nutrients and carbon essentials, ठीक है। तो इनका जो मेन सोर्स है फूड का वो होता है, द मेन सोर्स ऑफ द फूड इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये कम्प्लीटली अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, एंड दे आर कैपेबल टू डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये इतने खुद से कैपेबल होते हैं। तो इसके कुछ यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं और ये खुद ही अपना ब्रेक डाउन कर लेते हैं, राइट। नाउ in this slide we will discuss about the
फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शंस है, कैसे कैसे वो उसको रेगुलेट करता है, प्रोडक्शन करता है, तो ये सारे सिस्टम्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है आपका रेगुलेशन फंक्शंस, सेकंड इज हैबिटेट फंक्शंस, थर्ड इज प्रोडक्शन फंक्शंस एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेशन फंक्शंस की। तो जो आपके रेगुलेशन फंक्शंस हैं यानी कि ये उसको रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ नेचुरल and semi-natural ecosystem to control and manage vital life support system of an ecological system, यानी कि इकोलॉजिकल प्रोसेस की जितनी भी एबिलिटी है, या तो वो नेचुरल है या सेमी नेचुरल है, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल कर रहा है या जो रेगुलेट कर रहा है टू मैनेज द वाइटल लाइफ सपोर्ट ऑफ एन सिस्टम, तो उसको यहाँ पे बोला गया है रेगुलेशन फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टाइप की सर्विसेज हैं, कुछ इन्होंने फंक्शंस प्रोवाइड करे हैं, तो जिससे कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम को या फिर बायोस्फीयर को फॉर दी हेल्दी ह्यूमन लाइफ एंड वेल बीइंग। तो ऐसे सिस्टम्स को बोला गया है रेगुलेटिव फंक्शंस। सेकेंड है हमारा हैबिटेट फंक्शंस। तो हैबिटेट फंक्शंस में जितने भी हमारे वाइल्ड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको हमने एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया है, या फिर हमने उनको हैबिटेट दिया है टू लिव एंड रिप्रोड्यूस बाय नेचुरल इकोसिस्टम। तो जिससे क्या हो रहा है, वो नेचुरली वो बढ़ रहे हैं नंबर में, ठीक है, वो ग्रो कर रहे हैं, डेवलपमेंट उनका अच्छा हो रहा है, हम अच्छे से उनको प्रिजर्व कर पा रहे हैं अलॉन्ग विद देयर जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसको बोला गया है हैबिटेट फंक्शंस, यानी कि जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमने उनको एक हैबिटेट प्रोवाइड कराया है टू लिव एंड टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, इसको बोला हैबिटेट फंक्शंस। नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्शन फंक्शंस। तो प्रोडक्शन फंक्शंस में हमने क्या किया है, जो हमारे ऑटोट्रॉप्स थे उनको हमने क्या किया, मेक यूज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड अंडरगो फोटोसिंथेसिस to convert energy, water, nutrients and carbon dioxide into an extensive range and the carbohydrate structure, यानी कि हमने उनको इस तरीके से ग्रो किया है, इस तरीके से डेवलप किया है जिससे कि वो अपना न्यूट्रिएंट खुद बना सकें, खुद वो सरवाइव कर सकें, एनर्जी क्रिएट कर सकें, वाटर को यूज़ कर सकें, या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको अच्छे से मिल सके जिससे कि वो नेचुरली डेवलप हो और जो हमारा इकोसिस्टम है वो मैनेज रहे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शंस, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा इंफॉर्मेशन फंक्शंस। तो इसमें क्या है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है इट ट्राइव्स टुवर्ड्स द मेंटेनिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेल बीइंग, उनको अपॉर्चुनिटीज हमने प्रोवाइड करी हैं वेल बींग्स को, मेंटेनिंग ह्यूमन हेल्थ को, फॉर दी कंजेनाइटिव डेवलपमेंट, एस्थेटिक एक्सपीरियंस के लिए, रिफ्रेक्शन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल एनरिचमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने एक उनको एज ए इंफॉर्मेटिव फंक्शंस यूज किया है फॉर दी नेचुरल इकोसिस्टम और टू मेंटेन द ह्यूमन हेल्थ एंड वेल बींग बाय bring or offering of different types of opportunities, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी सारे functions of an ecosystem की, ठीक। तो यहाँ पे इस presentation में हमने देखा कि what is an ecosystem, क्या क्या types हैं उसमें, क्या उसमें food change है, क्या inter relationship है, और हमने क्या पढ़ा, producers के बारे में पढ़ा, decomposers के बारे में पढ़ा और consumers के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट एन aspect of an ecosystem and introduction of an ecosystem. So thank you for listening this presentation.